ये नहाने के लिए, ओके। ये पीने वाला अलग से होता है। पीने की बजाय आप क्या करो, सुबह उठ के खाली पेट 2 पत्ते नीम के निगल जाओ, खाली निगलने हैं सिर्फ, ठीक है। आप मेरे को बताना जरूर। हाँ, नीम के पत्ते बेटा, और कोई पत्ते ना खा लेना, कहीं मर वर जाऊं मुझे वो फिर बाद में। मैंने पिया, बहुत यूजफुल है। अरे वाह, करके देखो। हाँ बहुत। अरे यार, अब शुरू मत हो जाना। सारी चीजें हैं, करेले का जूस, जामुन का जूस, एलोवेरा जूस, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, दातुन भी करने चाहिए। दातुन से तो दांत साफ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप पेस्ट, आपको पता है कितने रुपए की किलो आती है? 30 ग्राम पेस्ट होती है जो 100 रुपए की आती है। 30 ग्राम पेस्ट जो होती है वो आती है सर 100 रुपए की। यानी कि आप 300 रुपए किलो की पेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। एक एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार बताया गया कि आप 60 साल तक अगर पेस्ट यूज करते हो तो उसका खर्चा पता है कितना है? सिर्फ पेस्ट का अराउंड 4 लाख के आसपास, 4 से 5 लाख के आसपास। अगर 60 साल पेस्ट यूज करते हो, अगर 1 ग्राम पेस्ट यूज करते हो, ठीक है, तो इट्स बेटर कि, हाँ मेरी यार, मैं तो कह रहा हूँ हमारे इंडिया वाली चीजें बाहर बिक रही हैं और हम लोग ये उल्टी सीधी पेस्ट कर रहे हैं, कोलगेट खा रहे हैं। कई बच्चों को तो शौक चढ़ता है कि मीठी मीठी वाली पेस्ट लेके आएंगे भैया, क्लोजअप लेके आएंगे, और क्लोजअप खा के मुंह से ताजगी भरी सांस आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नीम का दातुन कर लो, आम का दातुन कर लो, कई तरह के दातुन होते हैं, 10-12 तरह के। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। आपके घर के पास पंसारी की दुकान होगी, पंसारी की दुकान समझते हो, जहाँ से ये सब चीजें मिलती हैं यार, नीम का तेल, दातुन वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं। पंसारी की दुकान पक्का होगी तुम्हारे वहां पे घर के आसपास, उससे जाके दातुन ले आओ। भाई साहब, कभी दांत में ना कोई कीड़ा नहीं लगेगा। आपने कभी नोटिस किया हो, आप टूथब्रश कितने टाइम बाद चेंज करते हो? आई थिंक साल साल चलाते ही हो, है ना? कईयों ने तो जब से पैदा हुआ तब से चेंज ही नहीं किया होगा। पक्की बात है, ऐसा ही है। साल तो चलाते हो, 1 महीने बाद तो कोई भी नहीं चेंज करता, है ना? 3-4 महीने, है ना? वेरी गुड। कम से कम 3 महीने होंगे, ज्यादा तो साल साल 6-6 महीने नहीं चेंज करते। आपको एक चीज नोटिस करना, अपने ब्रश के पास जाना, आपके ब्रश के ना नीचे ब्रिसल्स जोन से होते हैं ना, ब्रिसल्स के नीचे व्हाइट व्हाइट कुछ जमा होगा, कभी नोट नोट करना। व्हाइट व्हाइट जमा होता है आपके ब्रिसल्स पे, कभी नोट किया? अरे, एक सेकंड यार। सॉरी, व्हाइट व्हाइट नोट होता, सॉरी, व्हाइट व्हाइट जम जाता है कुछ ब्रिसल्स पे, ठीक है। तो कहते हैं कि उस प्लास्टिक के जो ब्रिसल्स होते हैं उसको करने से क्या कहते हैं, कैंसर हो सकता है, उससे कैंसर हो सकता है। और पेस्ट में एक एजेंट होता है, आपने देखा वो ब्रश करते हैं तो झाग बन जाती है, ब्रश करते हैं तो झाग बनती है, कईयों की झाग नहीं बनती होगी, झाग बनती है ना? डिटर्जेंट पाउडर में भी झाग बनती है, साबुन करो उसमें भी झाग बनती है। वो झाग जिससे बनती है वो पता है किससे बनती है? सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है, उससे बनती है। सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट, कभी यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और दिस केमिकल कॉज द कैंसर। ये केमिकल, ये क्लीनिंग एजेंट होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट सल्फेट। ये एक क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि क्लोजअप वगैरह, कोलगेट वगैरह, जितनी पेस्ट है, जितने भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है ना, सब में डलता है। डिटर्जेंट वगैरह, साबुन वगैरह, जिससे झाग बनती है और इससे कैंसर होता है। और वही चीज आप सुबह मुंह में डालते हो। तो प्लीज मेक श्योर कि दातुन करें, ठीक है। इससे दांत आपके मजबूत होंगे और आपके दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। हमारे जो दादाजी होते थे, क्या कहते हैं, मतलब कि वो लोग 80-85 में भी उनके दांत सारे ओके थे। और आजकल आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों के रूट कनाल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी दांत में कीड़ा लग जाता है, कभी मसूड़ों में दर्द होता है। तो कहने का मतलब है ये सब चीजों पे भी ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि
मेरा ये मानना है कि नॉलेज का मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, नॉलेज का मतलब ये है उसको इम्प्लीमेंट करो, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है कि नहीं? आपने दिमाग में डाल लिया कि हाँ यार फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे, है ना, जब आपको पता ही नहीं होगा मौसम के बारे में, किस मौसम, कौन सा मौसम में खरीफ क्रॉप्स उगती हैं, कौन से में रबी क्रॉप्स उगती हैं, उसका पता ही नहीं है आपको, आप किसी को बता ही नहीं सकते, है ना, किसी फार्मर की हेल्प ही नहीं कर सकते, तो आपका उसका फायदा क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने का? ठीक है, तो नॉलेज मीन्स कि इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए उसकी। ओके, नॉलेज डज नॉट मीन्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारा सीजनैलिटी कर रहे थे हम लोग, तो सीजनैलिटी में आपको बताया था कि सीजनल वेरिएशन होती है। इट रेफर्स टू द बोथ सीजनल वेरिएशन ऑफ द सन पोजीशन, मतलब सूरज की पोजीशन की वेरिएशन होती है अबव द हॉरिजन एंड चेंजिंग द डे एंड लेंथ ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको डायग्राम में बताया था। सन की पोजीशन चेंज होती है, द रीजन बीइंग इज अर्थ इज रिवॉल्विंग, जिस वजह से सीजन्स आते हैं। ये देखिए सर, ये है आपका सन। तो सन को जब धरती को इस तरफ से रेस देगा, ठीक है, सपोज करो कि क्या कहते हैं आपके नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ विंटर है और साउथ पोल की तरफ सूरज है। जब साउथ पोल की तरफ सूरज होगा, इस तरफ सूरज होगा, तो समर होगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होगा कहाँ पे, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली जब सूरज इस तरफ से रेस देगा, यानी आपका नॉर्थ पोल वाला हिस्सा को मैक्सिमम धूप मिल रही है और साउथ पोल वाले हिस्से को डार्कनेस मिल रही है, तो क्या होगा, विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में और समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब विंटर होता है तो उसको जब विंटर में सूरज मैक्सिमम रेज देता है तो उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, जो कि 22 दिसंबर को होता है, और समर में 21 जून को होता है समर सोलिस्टिस। ओके, और धरती पे 2 दिन ऐसे आते हैं जब सन की रेज इक्वली पड़ती है दोनों तरफ। तो एक तो होता है 21 मार्च को, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ठीक 6 महीने बाद, यानी मार्च से ठीक 6 महीने बाद होता है, यानी 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, ठीक है, जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ओके, ऑटम इक्विनॉक्स, अभी आपको समझाएंगे इसके बारे में, अभी आएगा। तो उससे पहले हमने पढ़ रहे थे कि रीजन क्या है, सीजन यानी मौसम जो बदलता है उसके क्या कारण है। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि एक तो है अर्थ रेवोल्यूशन, यानी धरती जो चक्कर लगा रही है, अभी जैसे डायग्राम में दिखाया, ठीक है। दूसरा है अर्थ की डेली रोटेशन। अर्थ की डेली रोटेशन की वजह से आपने देखा होगा कि डे और नाइट चेंज होते हैं, ठीक है। और अर्थ की डेली रोटेशन की ही वजह से सीजन्स में भी चेंज आता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा है सर अर्थ की टिल्टेड एक्सिस। टिल्टेड एक्सिस याद है मैंने बताया था, ये धरती है, जो इसकी एक्सिस है उस तरह से स्लैंट है। ओके, लेट मी शो यू इन द डायग्राम लाइक दिस। ये एक्सिस है, वो टिल्टेड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अगर सूरज की रोशनी, सपोज करो इस पर्टिकुलर हिस्से पे पड़ रही है, तो जब ये घूम के आएगा इधर, तब भी ये हिस्से पे पड़ेगी, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, जिसको एक्सियल पैरेललिज्म भी बोलते हैं, जो कि आल्सो इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द सीजन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा, हाँ, सबसे पहले आया था रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन, धरती चक्कर लगाती है सूर्य का, इसके कारण मौसम में बदलाव आता है। जैसे कि लिखा हुआ, एट एन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर, अर्थ कंप्लीट इट्स एनुअल ऑर्बिट इन 365.24 days एट अ स्पीड एवरेज इन 1,07,280 किलोमीटर पर आवर इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस जरूर याद रखनी है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, जब आप नॉर्थ पोल से देखते हो, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। ओके, अर्थ रोटेशन दूसरा कारण है। अर्थ रोटेशन, रोटेशन डिटरमाइंस द डे लेंथ एंड causes the apparent deflection of movement
moving bodies and reduces tides in relation to the gravitational pull of moon and the sun. ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये टाइड्स वगैरह भी आते हैं, याद रखना. अर्थ रोटेशन रिड्यूसेस डे एंड नाइट. द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये डायग्राम पहले भी बताया था मैंने. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो बॉर्डर लाइन होती है ना, यानी कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी जिस तरफ, वहां रोशनी होगी, और जिस तरफ नहीं पड़ेगी वहां नाइट हो जाएगी. सिंपल सा लॉजिक है. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बेसिकली इट्स अ बॉर्डर बिटवीन नाइट एंड डे. इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अक्रॉस द अर्थ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है? अच्छा हाँ, ये चीज देख लो. दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑलवेज बाइसेक्ट द इक्वेटर and therefore day length and equator is always evenly divided, that is 12 hours of day and 12 hours of night. वो कहता है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ये, सॉरी हमारी धरती थोड़ी सी चपटी बन गई, सॉरी फॉर दैट, मेरा माउस ठीक नहीं है. ये जो बीच में इक्वेटर है आपका, यानी 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है, यही आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन है. इसकी ठीक इधर 12 घंटे आपके दिन के बनते हैं और 12 घंटे इधर आपके नाइट के बनते हैं. जैसे कि लिखा हुआ है, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑलवेज बाइसेक्ट द इक्वेटर एंड देयरफॉर डे लेंथ एट द इक्वेटर इज ऑलवेज evenly divided, that is 12 hours of day and 12 hours of night. And all other parallels, that is all other latitude. All other latitude कौन कौन से हैं? जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ओके, और जितने भी टेम्परेट लेटिट्यूड्स हैं हमारे, all other parallels experience uneven day and line. तो पेपर में आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन से लैटिट्यूड पे डे और लेंथ इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, इक्वली इवनली डिवाइडेड होते हैं. तो कौन सा आएगा? इक्वेटर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा. कौन सा आएगा? बोलिए. क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन से लैटिट्यूड पे, कौन से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे डे और नाइट इवनली डिवाइडेड होते हैं, तो किस पे आएगा? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे? इक्वेटर पे. वेरी गुड. ओके. And all other parallels experience uneven day length, okay, through the seasons, except for a 2 days a year equinoxes. लेकिन आपसे पूछ लेगा कि ऐसा एक टाइम आता है कि जब बाकी के जो लैटिट्यूड्स हैं, बाकी के जो पैरेलल्स हैं, वहां पे डे और नाइट की लेंथ सेम होती है, तो वो कब होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है, एक विंटर इक्विनॉक्स होता है, अभी दिखाएंगे आपको. तीसरी चीज होती है सर, तीसरा रीजन क्या होता है जो सीजन का? टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस और इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से क्या होता है सर? सीजन्स आते हैं, यानी मौसम में बदलाव आता है. एंड थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द सन्स मोस्ट डायरेक्ट रेज. And when North Pole is tilted towards the sun, it's summer in the northern hemisphere. जब नॉर्थ पोल टिल्ट होता है ज्यादा सन की तरफ, तो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये देखो, ये नॉर्थ पोल टिल्ट है तो यहाँ पे समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. जब ये साउथ पोल वाला डंडा टिल्ट है सन की तरफ, तो क्या है? विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर है सदर्न हेमिस्फीयर में. Throughout the year, different parts of the earth receive the sun's most direct rays, and when the north pole is tilted towards the sun, it's summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. And when south pole tilted towards the sun, it is winter in the southern hemisphere and summer in the northern hemisphere. Tilt की वजह से समझ आ गया? Tilt of the earth axis, ये चीज समझ आ गई? मतलब जो हिस्सा नॉर्थ पोल है साउथ पोल का, जिसका हिस्सा सन की तरफ टिल्ट होगा, वहां पे उस टाइम गर्मियां होगी, और ठीक है, और जो इसका पिछला हिस्सा होगा जो टिल्ट नहीं होगा, वहां क्या होंगी? सर्दियां होंगी, यानी विंटर होंगे. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. उसके टिल्ट वाला लॉजिक समझ आया? उसके बाद आता है एक्सियल पैरेललिज्म. एक्सियल पैरेललिज्म क्या होता है सर? ये देखो, अभी मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ. द एक्सिस, ये जो सन की अर्थ की एक्सिस है, इट इज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन इन द स्काई. जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कौन से स्टार का एग्जांपल दिया था आपको कि आप देखोगे वो स्टार आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा. याद है कौन सा स्टार का एग्जांपल दिया था आपको मैंने?
स्टार का एग्जांपल दिया था पोल स्टार का, है ना, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, आपको पता हो शायद, ध्रुव तारा, है ना। तो एक्सियल पैरेललिज्म मींस द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, मतलब ये वाली एक्सिस जो है अगर ये घूम के भी आ जाएगी ना, दूसरी तरफ भी घूम के आ जाएगी, तो ये वाली एक्सिस दोबारा इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसको बोलते हैं एक्सियल पैरेललिज्म। सिंपल सी चीज है, the axis always point toward the same direction in the sky. Parallelism of earth axis is the position of earth axis at any time is always parallel to the position at any other time, ठीक है ना। the northern end of the earth axis always points towards the north star, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। ओके, वही चीज लिखी हुई है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। ओ हो सॉरी। नेट चल रहा है अभी, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था। नेट चल रहा है अभी, वॉइस आ रही है सभी को? चलो, हाँ, एक्सियल पैरेललिज्म की बात हो रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, थ्रू आउट अवर एनुअल जर्नी अराउंड द सन, जो हमारी सालाना जर्नी होती है, यानी रेवोल्यूशन जो 365.24 दिन में लगाती है धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अर्थ एक्सिस ऑलवेज मेंटेन द सम अलाइनमेंट रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, ठीक है, एंड टू द पोलरिस, दैट इज पोल स्टार। In each position, Earth is revolving with the axis oriented identically or parallel to itself, and this condition is known as axial parallelism। और इसको क्या बोलते हैं, axial parallelism। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सपोज करो मुझे इस लैपटॉप के चारों ओर घूमना है, ठीक है, तो मतलब मैं किस तरह से घूमूंगा कि मेरा चेहरा हमेशा इसकी तरफ ही रहे, है ना, तभी मैं पैरेलल होऊंगा ना इसके। यानी कि जब जो मेरा मुंह आपकी तरफ है तो मेरी बैक साइड पे भी सेम मेरी शक्ल लैपटॉप के सामने होगी। आप मेरे मुंह को धरती समझे, क्योंकि अभी बाल बाल कटे हुए हैं तो एकदम धरती की तरह लग रहा होगा गोल, है ना। तो इसको मैंने घुमाना है तो इस तरह ही घूमेगा ना, मतलब अगर घूमू, मतलब मेरी आंखें जो है ये स्क्रीन पर होनी चाहिए, समझे मेरी बात। हंसी आ रही है बच्चों को, मतलब समझ गए ना मेरा पॉइंट, पॉइंट समझ गए ना, टकले की तरफ मत जाओ, पॉइंट समझ गए ना। हाँ, बच्चे कह रहे होंगे ये मजाक में, सर आप तो धरती लेके घूम रहे हो ना। एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट, तो 4 रीजन बता दिए आपको सीजन के। मौसम जो चेंज होता है, मौसम जो आता है, मौसम चेंज नहीं होता, जो मौसम आता है आपका, मौसम में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं। पहला रीजन सीजन आने का, मौसम बदलने का पहला रीजन कौन सा बताया, अर्थ रेवोल्यूशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा टिल्टेड एक्सिस, चौथा एक्सियल पैरेललिज्म, और पांचवा है अर्थ की स्फेरिकल शेप, यानी धरती की जो स्फेरिकल शेप होती है, जो गोल होती है, ठीक है। अर्थ की शेप कैसे होती है, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में। चार तरह चार वो दिए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, मैं आपको बोल देता हूँ, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। स्फेरिकल होती है, राउंड होती है, ओवल होती है, जियोइड। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट आंसर सुमनप्रीत कौर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आपने, जियोइड। जियोइड मींस अर्थ लाइक शेप। जियो का मतलब क्या होता है, जियो वर्ड का मतलब क्या होता है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जियो का मतलब क्या होता है, जियो, जियो का मतलब क्या होता है, जियो, जियो वर्ड का मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो मींस अर्थ और ग्राफी मींस स्टडी, यानी दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ। तो जियोइड का मतलब क्या हुआ, जियो का मतलब तो हो गया अर्थ, और आईडी इट मींस अर्थ लाइक, आईडी मींस आइडेंटिकल, आईडी केम फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिकल, ठीक है, दैट इज द शेप विच इज आइडेंटिकल टू अर्थ, यानी अर्थ की अपनी ही एक शेप है, तो इसलिए इसको जियोइड शेप, जियोइड नाम दिया गया। पहले बोलते थे राउंड है,
कभी बोलते थे ओवल है, फिर इसको नाम दे दिया गया जियोइड अर्थ की शेप, यानी अर्थ लाइक शेप, द शेप विच इज आइडेंटिकल टू अर्थ। ओके, तो आगे से कभी कोई पूछे तो याद रखना आपने जियोइड बोलना है। ओके, तो अर्थ की स्फेरिकल शेप भी एक रीजन है क्या कहते हैं आपके सीजन का। ओके, अर्थ कर्व्ड सरफेस प्रेजेंट्स अ continually a varied angle to the incoming parallel rays of the sun. Okay, the latitudinal variation in the angle of the solar rays results an uneven global distribution of insolation. जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अगर तो सीधी होती, अगर तो हमारी अर्थ धरती इस तरह की होती, स्क्वायर शेप की होती, तो सारे प्लैनेट को इक्वली क्या कहते हैं सन की रेज आ जाती। लेकिन अभी क्या है, अभी है राउंड, तो अनइवनली आती है, यानी इस हिस्से में ज्यादा आ गई जब ये वाला हिस्सा ज्यादा हुआ, ठीक है, बाकी वाले में स्लैंट होगी, थोड़ी सी सूर्य की रेस थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ना, क्योंकि सर्कुलर है। समझे मेरी बात? जैसा कि इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थ कर्व्ड सरफेस प्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअली वेरिड एंगल टू द इनकमिंग पैरेलल रेज ऑफ द सन, द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द एंगल ऑफ द सोलर रेज रिजल्ट्स, लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो आ रही है, याद है ना मैंने आपको बताया था इक्वेटर पे ही इक्वल डेज और नाइट्स होता है, लेकिन जो अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं उस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी 2 मिनट पहले बताया था जब हम टिल्ट ऑफ द एक्सिस कर रहे थे, जैसे कि लिखा है द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द एंगल ऑफ सोलर रेज, जो सूर्य से किरणें निकल रही हैं, रिजल्ट्स इन एन अनइवन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन मींस जो सूर्य की रोशनी आ रही है, ऊष्मा आ रही है जो। ओके, समझ आया ये समझ आया स्फेरिकल शेप वाला कि दोबारा बताऊं? वो कहता है अर्थ कर्व्ड सरफेस प्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअली वेरिड एंगल, अर्थ के कर्व होने की वजह से, जो कर्वनेस है यानी जो गोल है उसकी वजह से इससे क्या हो रहा है, ये एक एंगल, एक डिफरेंट तरह का एंगल प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है जो सूर्य की जो पैरेलल रेज है वो कैसे हो जाती हैं, स्लैंट हो जाती हैं। जैसे कि लिखा है द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द एंगल ऑफ सोलर रेज results in an uneven global distribution of insolation. Okay, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, हाँ, तो ये जो 5 आपको रीजन बताए, फटाफट बताओ कौन कौन से रीजन बताए हैं सीजन्स के। पहला कौन सा है, पहला कौन सा, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। पहला रीजन कौन सा है, रेवोल्यूशन। दूसरा, दूसरा रीजन कौन सा है, रोटेशन, वेरी गुड। तीसरा, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, वेरी गुड। चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन चौथा रीजन क्या है, एक्सियल पैरेललिज्म, वेरी गुड। और पांचवा रीजन क्या है, पांचवा रीजन क्या है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ओके, तो पांचों के पांचों दिमाग में रखने, पेपर प्री में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा रीजन है अर्थ की सॉरी धरती पे सीजन्स के लिए। तो ये पांचों के पांचों आपने मार्क कर देने अगर ऑप्शन में होगा। ओके, जैसे कि लिखा है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड 5 फिजिकल फैक्टर, ओके, इज द एनुअल मार्च ऑफ द रीजन सॉरी एनुअल मार्च ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ। ठीक है, एक टर्म होती है सोलिस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक समर सोलिस्टिस होता है, एक विंटर सोलिस्टिस होता है। ओके, तो सोलिस्टिस क्या होती है, द टर्म सोलिस्टिस रेफर टू द सन स्टैंडिंग स्टिल, मतलब जब सूर्य स्थिर हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोलिस्टिस। द टर्म सोलिस्टिस रेफर टू द सन स्टैंडिंग स्टिल, दैट इज सन रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन, दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ। जब नॉर्थ और साउथ पे होता है तब सोलिस्टिस होता है। जैसे कि आपको बताते हैं, एक सेकेंड, यानी कि विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस, जब सन किसके ऊपर होगा, कौन से लैटिट्यूड के ऊपर, 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब दिसंबर के महीने में 23 डिग्री साउथ
यानी सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन होगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होगी कि सर्दियां होगी, जल्दी से बताओ। सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होगी या सर्दियां होगी? सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा या समर होगा, बताइए। समर होगा ना, है ना? अरे सारा बेटा समर होगा ना। सूर्य सूर्य जब 23 डिग्री साउथ के ऊपर है, जब ये धरती है हमारी देवी जी, अभी समझ नहीं आया देवी जी को, समझाता हूँ देखो। देवी जी ये धरती, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, ये 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन है, ठीक है। ये नॉर्थ, सॉरी गलत देख दिया, ये साउथ वाली है, ये नॉर्थ वाली है, और ये 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब सूर्य इस लाइन के ऊपर होगा, जब सूर्य इस लाइन के ऊपर होगा 23 डिग्री साउथ पे होगा, तब क्या होता है, तब हमारे यहाँ क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, विंटर होगा ना। तो इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। मतलब तो ओवरऑल तो विंटर होना चाहिए, लेकिन विंटर में क्या हो गया, सन की पोजीशन स्टैंड स्टिल हो गई है, कहाँ पे, साउथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिस। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये देखो, दिसंबर में विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ये विंटर सोलिस्टिस नॉर्थ के हिसाब से निकाला गया, यानी नॉर्थ में तो विंटर होंगे ना, लेकिन साउथ में क्या होगा, सन स्टैंडिंग एट द स्टिल पोजीशन, जैसा कि लिखा हुआ है। सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है, द टर्म सोलिस्टिस रेफर टू सन स्टैंडिंग स्टिल, दैट इज सन रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन। सोलिस्टिस वर्ड यूज किया गया जब सन एक हाईएस्ट पोजीशन पे रीच करे, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। तो विंटर सोलिस्टिस होगा 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को, और समर सोलिस्टिस होगा 20 या 21 जून को, समर सोलिस्टिस, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपको इससे याद रखना है कि 22 जून को दीपांशु सर का बर्थडे होता है, ठीक है। तो सबसे हॉटेस्ट डे होता है वो भी। तो 21 जून 20 जून, 20 या 21 जून को माना जाता है समर सोलिस्टिस, ठीक है। हॉटेस्ट डे ऑफ द प्लैनेट जिसको बोलते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ पे जब होगा आपका सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, ओके। याद रखना, समर सोलिस्टिस, जून सोलिस्टिस भी बोलते हैं इसको। तो ये ठीक 6 महीने बाद रहता है, ये देखो, दिसंबर, दिसंबर के 6 महीने जून, ठीक है। जून में समर सोलिस्टिस, दिसंबर में विंटर सोलिस्टिस। सिमिलरली इक्विनॉक्स कब होता है आपका, मार्च में, और मार्च के ठीक 6 महीने बाद सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। ऑटम में पतझड़ का मौसम होता है, मार्च में स्प्रिंग होता है, याद है ना। फरवरी में वैलेंटाइन डे वीक होता है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन, वो उन दिनों स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है ना। बसंत ऋतु, खुशी वाला माहौल होता है फरवरी में, सभी को पता होगा, ठीक है। तो उससे याद रखेंगे। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है, पहले ट्रॉपिक का मतलब देख लो। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रॉपिकियस विच मीन्स अ टर्न और अ चेंज, यानी कि यहाँ पे आने के बाद एक क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट, refers to the 2 days of the earth when all the places of the earth have equal length of day and night। मतलब कि जब इक्विनॉक्स होगा, तब धरती पे जितने भी प्लेसेस हैं, सब जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। और इक्विनॉक्स का बता, अभी बताया 20 या 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। जब 0 डिग्री इक्वेटर पे होता है सन, जाहिर सी बात है इक्विनॉक्स कब होगा, जब इक्वेटर पे होगा सन। और सितंबर 22 को क्या होता है आपका, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है, जब 0 डिग्री इक्वेटर पे होता है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि सन की डिक्लानेशन किस तरफ है, यानी कि सन का जो पोजीशन है वो किस तरफ है, ओके। तो ये याद रखोगे सब, ये 6 महीने बाद है, याद रखना। और इधर से देखोगे तो 3 महीने बाद, दिसंबर के 3 महीने मार्च, मार्च के 3 महीने जून, जून के 3 महीने सितंबर। और इनके आपस में देखोगे, सोलिस्टिस का देखोगे 6 महीने का गैप है, इक्विनॉक्स का भी 6 महीने का गैप है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सर ये वाला सीजन वाला चैप्टर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की तरफ अपने।
इसमें कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा, इतना हम जलपान कर लें। समझ आ गए 5 रीजंस ऑफ सीजन। उसके बाद मैंने आपको सोलिस्टिस इक्विनॉक्स के बारे में बताया। सर इट स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च। नो मैम, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मार्च। इक्विनॉक्स एक ही दिन होता है मैम, 20 या 21 मार्च को लिखा हुआ ना। मार्च में स्टार्ट नहीं होता, 20 और 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। दिसंबर की 21 और या 22 तारीख को होता है विंटर सोलिस्टिस। और ये 21-22 इसलिए क्यों है, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि किसी साल साल में 365 दिन होते हैं और 4 साल बाद जो आपका लीप ईयर आता है 366 दिन, आपको पता हो शायद, है ना, वो रीजन है। तो एक ही दिन होता है, ठीक है, पूरे मार्च के महीने में नहीं होता। मार्च की 20 या 21 तारीख को, 20-21 यही तरीके हैं, याद रखना। सितंबर की 22-23 तारीख को। ओके, और बताइए सर, कोई डाउट हो तो। अरे सर पीडीएफ पक्का सेंड करेंगे, पक्का। और बताओ, अब डाउट बताओ, पीडीएफ की टेंशन ना लो, पीडीएफ मैं कर दूंगा पक्का। ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, वाजीराम के नोट्स हैं, ये वाजीराम के नोट्स। ओके, वाजीराम द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेशन आफ्टर सोफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंसी। और बताइए, इसमें कोई डाउट है तो। डाउट बताइए देवियों सज्जनों। तो फिर आगे चलें, हम इकोनॉमिक सर्वे की तरफ चलें। नो सर, नहीं चलें। अच्छा चलें, चलो चलो, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन खोलते हैं सर हम। इकोनॉमिक सर्वे हमारा, इकोनॉमिक सर्वे मैंने याद है अभी 1-2 दिन पहले आपको पीडीएफ सेंड की थी ग्रुप में। बच्चों ने गलती से खोल के देखी हो, अगर अगर टाइम लगा हो तो, टाइम मिला हो, आपके अपने बिजी शेड्यूल से बिजी रहते हो ना आप लोग बहुत ज्यादा, फाइल्स वगैरह साइन करनी होती है आपको, सर्वे बजट वगैरह बनाना होता है, देश का जीडीपी देखना होता है देश का। अगर टाइम लगा हो गलती से तो आपने वो इकोनॉमिक सर्वे अगर खोला हो। मुझे पता है यार, बहुत बिजी लाइफ रहती है स्टूडेंट लाइफ ना, बहुत टाइम, बहुत मतलब बेतुकी चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेतुकी चीजों पे। चल यार, एक काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, 6-7 बच्चे ना मिलके ग्रुप बनाते हैं, एक हमारा अपना ग्रुप, मिशन 2021, इस तरह खतरनाक सी प्रोफाइल फोटो, है ना, इस तरह ही होता है ना। मिशन 2021, वहां पे 3-4 दिन तो लगातार वो भेजेंगे, स्लोगन्स, ये वो, तू कर सकता है, दिल ये जिद्दी है, आज फट्टे चकलैन दे, इस तरह की मतलब खतरनाक शायरियां। शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों को कह दो कि अपने औकात में रहे, इस तरह की मतलब खतरनाक वाली शायरियां मतलब आ रही हैं। बच्चों में पूरा तूफान हो रहा है। 7वें दिन कोई पता नहीं वो ग्रुप कहाँ गया, कहाँ छूट गया। वो जितनी खतरनाक तरीके से बनता है उतनी खतरनाक तरीके से तबाह होते हैं वो ग्रुप। फिर उसमें वही चुटकुले आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, ऐसे ही होता है ना। मैं इसी तुम्हारे वाले प्रोसेस से निकला हुआ हूँ, मुझे पता है सब चीजें, ठीक है। बैठे हैं लैपटॉप खोल के या फोन खोल के, उसमें सर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे है, यूनियन बजट, वो करते 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 अच्छा यार ये यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ एक बार। यूट्यूब में गए, वहां कुछ और नजर आ गया, वहां कुछ और नजर आ गया, वहां कोई पिक्चर नजर आ गई या वेब सीरीज शुरू कर ली। अच्छा यार एक काम करता हूँ, एक एपिसोड देखता हूँ उसके बाद पढ़ता हूँ। बस वो एक एपिसोड देखने के चक्कर में पूरी सीरीज खत्म होती है, उसके बाद ही फिर किताबों के ऊपर हाथ आता है। ये क्या लिख दिया देवी जी आपने, जाखिम में मिराची लगन, क्या ये क्या लिख दिया, ये कौन सी मिर्च, जोखिम में मिर्च लगाना, समझा नहीं मैं। जख्म पे मिर्च लगाना, अच्छा, जख्म पे मिर्च लगाना। मैं क्या पता नहीं, ये कोई किताब का नाम लिख दिया कोई खतरनाक सी देव जी ने। मैं समझ रहा था पता नहीं क्या लिख दिया है, जिस्म पे मिर्च लगाना। सीरियसली।
मैगी कौन सी खतरनाक किताबों के नाम लिखे गए हैं। एनीवेज तो जख्म पे मिर्चें मत लगाओ आप। इधर आ जाओ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट होता है, मतलब कब पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। एनीवन बताइए। चलो ऑप्शन ऑप्शन दूं क्या? चलो देख लेते हैं, कोई शायद होशियार बच्चा बता ही दे, उसके बाद ऑप्शन देते हैं। लेट मी वेट फॉर द राइट आंसर। इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया जाता है? 31 दिसंबर। चरण लेके आओ प्लीज। मार्च 31 नहीं, अभी अभी का पूछ रहा हूं मैं, अभी कब किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे? कब पेश किया जाता है? बजट से एक दिन पहले। ओके, याद रखना है। बजट बजट कब प्रेजेंट होता है? बजट आजकल कब, अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई, बजट कब? हाँ, बजट से एक दिन पहले। हाँ, तो बजट कब प्रेजेंट होता है? अभी मोदी गवर्नमेंट आई है तब से बजट का टाइम चेंज होगा ना। बजट कब प्रेजेंट होता है? 1 फरवरी को। तो यानी 1 फरवरी से एक दिन पहले। ओके, यानी 31 जनवरी को। ओके, तो याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें याद याद रखनी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने शुरू किए हैं। तो आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जो सी आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें है सर 10 चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन कि सर हमने 10 के 10 चैप्टर करने हैं। सर 10 के 10 चैप्टर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट खाली देखना है उसको। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है। उसमें कुछ जो स्टेटिस्टिक्स पॉइंट होंगे वो मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है। एक मिनट यार, बैटरी डाउन होगी, लैपटॉप लगाने चार्जिंग पे। तो इकोनॉमिक सर्वे कहने का मतलब है कि सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इस क्लास में यही बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग 10 चैप्टर हैं, 1 से लेके 10 तक चैप्टर हैं। हम एक एक चैप्टर करेंगे। ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, जो रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो प्रीलिम्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। यार ये मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस कम हो गई है, कहाँ से ज्यादा हो गई। ओके, चलो एनीवेज इकोनॉमिक सर्वे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए हुए, जो अभी का इकोनॉमिक सर्वे है उसके बनाए हुए हैं नोट्स, पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जब आपने शुरू करना है, देखो इस तरह से नोट्स हो, इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा खिचड़ी मत पकाना। इकोनॉमिक सर्वे जो कि है 2020-2021 का, सबसे पहली बात आती है इसकी थीम क्या है। प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन बन सकता है सर, पहला क्वेश्चन ये बनेगा इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है, 2020-2021 वाले की थीम क्या है। तो इसकी थीम है सर सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, यानी जिंदगियां बचाओ और लाइवलीहुड बताओ। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड मतलब कि जिससे आपको आय होती है, इनकम होती है, जिससे बेसिकली जो लाइवलीहुड है। सपोज करो मेरा लाइवलीहुड टीचिंग है, तो उसको बचाना है। ओके, तो थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे की? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। क्योंकि आपको इससे ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या होगी। आपको ऐसे ध्यान रखना है, देखो कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, 2020-2021 कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है। तो इसमें हमें क्या है, जिंदगियां बचानी है और लोग काम बचाने हैं, जिससे लोगों को आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या हुई? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो पहली बात आती है कि इंट्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है सर। तो सर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। दो तरह की पॉलिसी होती हैं जो हमारी इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था को शेप करने के लिए, दो तरह की पॉलिसी होती हैं सरकार के पास। एक होती है सर मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है सर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है
जो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अगर हमें चेंज करना है तो दो तरह की पॉलिसी होती है। पहली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखता है आरबीआई। ये आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास। और फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? फिस्कल पॉलिसी देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये रही देवी जी नीचे, निर्मला सीतारमन। देवी जी बैठी है, इनकी शक्ल देखी होगी आपने, इनको कुछ भी नहीं आता। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी टुगेदर दे हेल्प शेपिंग द इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों मिलकर इकोनॉमी को शेप अप करते हैं, इकोनॉमी की क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था को एक शेप में, एक आकार में ढालती हैं। ठीक है, इन देवी जी को कुछ भी नहीं पता है, ये खाली वैसे बना दी हैं, दो चार रट्टे लगा के किताबों के। रमेश सिंह भी नहीं पढ़ी इसने, ना ही दीपांशु सर की क्लास अटेंड की है, तो ऐसी बन गई इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसी बन गई, इसको कुछ भी नहीं पता। कभी इसका इंटरव्यू देख लेना। कॉमेडी वो जो आती है ना, द लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उससे ज्यादा हंसी आएगी इसके, इसका लेक्चर सुनने में, इसका इंटरव्यू देखने में, और एक उसका राहुल गांधी का, दोनों की देख लिया करो। जब काफी दिल पे बोझ सा लगे ना किताबों का कि हाय पॉलिटी की अमेंडमेंट्स ऊपर से निकल रही हैं, केशवानंदा भारती केस ऊपर से निकल रहा है, जब कुछ इस बारबरी केस नहीं समझ आ रहा, जब इस तरह का कुछ लगे, भारी सा महसूस हो दिमाग पे, तो आपने निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू सुन लेना या राहुल गांधी का इंटरव्यू सुन लेना। दोनों इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। राहुल गांधी आपको पता हो इंडिया की टॉप मोस्ट, इंडिया की कह रहा हूँ, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, कहता है वो पढ़ा हुआ, वैसे सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ड्रॉप आउट है वो वहां का। तो उन दोनों के इंटरव्यू देख लेना, दोनों के दोनों नल्ले एक नंबर के। तो दो तरह की पॉलिसी होती है सर, बताया मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देखता है सर? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सर आरबीआई आपका। ठीक है, आपको मैंने ये सब चीजें करा चुका हूँ, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रीपरचेज ऑप्शन, OMOs, that is open market rate operations, PSL norms, priority sector lending norms, other qualitative and quantitative tools, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप शंख पुष्पी रात को रोज पी के सो रहे हो 1 चम्मच, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये सब चीजें मैं करा चुका हूँ। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है सर? उसके बाद आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है सर? फिस्कल पॉलिसी में सर ये चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि टैक्सेशन, टैक्स, गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी, सब्सिडी कितनी देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जनता पे कितना खर्चा करेगी, पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस में होगी, डिसइन्वेस्टमेंट, याद है ना डिसइन्वेस्टमेंट बताई थी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, याद है, सब बताए थे, और अदर टूल्स जो उनसे भी होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी आप कहोगे कि सर जैसे आरबीआई का तो आप देखते हो कि सीआरआर एसएलआर के बारे में न्यूज वगैरह में देखते हो, हिंदू में अगर आपने पढ़ी हो कि आरबीआई ने सीआरआर रिड्यूस कर दिया या बढ़ा दिया है, सर ये तो नजर आता है मॉनेटरी पॉलिसी का किया। लेकिन फिस्कल पॉलिसी वो कहाँ नजर आती है सर? फिस्कल पॉलिसी आपकी आपकी नजर आएगी सर बजट में। ठीक है, बजट में ही होता है ना, बजट बनाती है सरकार, बजट बनाती है। याद है बजट कराया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो गलती से, कि बजट होता है उसमें एक तरफ होता है आपकी टोटल रिसिप्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर होती हैं, गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा और कितना उसने खर्चा करना है, वो बजट में ही होता है ना, याद है ना। तो बजट के थ्रू वो अपनी फिस्कल पॉलिसी क्या कहते हैं यूज करती है टू शेप द इकोनॉमी। जैसे कि लिखा हुआ है, बजट इज द मेन टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी प्रेजेंटेड एनुअली ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। ठीक है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को शुरुआत होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, बजट। ठीक है, मेन टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, याद रखना, मेन टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कई बार पेपर में ना फिस्कल पॉलिसी की जगह लिख देगा बजट इज अ मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने दिमाग अपना चेतन रखना है, तो आपको ध्यान रहे कि फिस्कल पॉलिसी का टूल है बजट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की ये टूल है, ये सारे टूल है। ठीक है ना, याद है ना, हमने दो तरह के टूल किए थे मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, याद हो आपको गलती से। तो बजट किसका टूल है? मेन टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी प्रेजेंटेड एनुअली, यानी हर साल प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बारी आती है सर इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। ठीक है, जो कि अभी है के सुब्रमण्यम। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट 1 डे बिफोर बजट, यानी बजट से एक दिन पहले। ओके, इकोनॉमिक सर्वे में दो तरह के वॉल्यूम होते हैं, अगर आप उठाओगे तो
वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या होता है, वॉल्यूम 1 में प्रेडिक्शन लिखी होती है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रेडिक्शन होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम इंडिया का जीडीपी भाई साहब 30% हो जाएगा, 50% हो जाएगा इंडिया का जीडीपी, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ऐसा आईएमएफ कह रही है, ऐसा ये कह रहा है, वो कह रहा है। प्रेडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे कि अगर इंडिया ये करेगा, अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर ले तो भाई साहब इंडिया सुपर पावर बन सकता है। इंडिया के जवान लोग इतने सारे हैं, 25 से 30 से 50 तक की जो उम्र के हैं लोग इंडिया में, सबसे ज्यादा संख्या है, इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल पावर बन सकती है। इस तरह की आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होगी, वो इस वॉल्यूम 1 में है। ओके, वॉल्यूम 2 में क्या है सर, वॉल्यूम 2 में डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में ये हुआ सर, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लूट लिया हमें, हम भिखारी हो गए, हम भिखमंगे हो गए, हम लेट लेट के जा रहे हैं बसों में, इतना ज्यादा भीड़ होती थी, अभी ये है वो है, मतलब मोस्टली डाटा ऑफ द प्रीवियस ईयर, पुरानी गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा रखी और कुछ नहीं है। तो ये समझ आ गया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तब ऐसा था, मोदी गवर्नमेंट 10 साल हो गए अभी ऐसा है, ये सब कहानियां लिखी हुई हैं। तो अब हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 बाय 1। सबसे पहला हम लास्ट से शुरू करते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 10 उठाते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो आपको मैंने इकोनॉमिक सर्वे की वो पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें देखना चैप्टर नंबर 10 जो कि है बेयर नेसेसिटीज के ऊपर। चैप्टर का नाम है बेयर नेसेसिटीज, यानी कि जरूरी चीजें, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो एक इंसान को जरूरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में, इस चैप्टर का निचोड़ क्या है, इस चैप्टर में लिखा क्या हुआ है, इस चैप्टर का जिस्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ है दैट कांग्रेस गवर्नमेंट से ज्यादा रोटी कपड़ा मकान मोदी सरकार ने दिया है। सारी चैप्टर का निचोड़ ये है, पूरे चैप्टर में ये मुद्दे की बात ये कहना चाहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या रेलेवेंस है, प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स आ सकता है आपसे, कि कौन कौन सी स्टेट्स ने बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में टॉप किया, किस स्टेट में बेयर नेसेसिटीज ज्यादा है, किस स्टेट में बेयर नेसेसिटीज नहीं है, वो भी बताएंगे कि जो सी बीजेपी रनिंग स्टेट्स हैं या आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कि बीजेपी के टाइम पे यानी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, मोदी सरकार के टाइम पे अभी बेयर नेसेसिटीज मैक्सिमम स्टेट्स में है इंडिया की। ठीक है, तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स पता होना चाहिए आपको, आपको उसमें दिखाएंगे अभी इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, स्कीम मतलब बेयर नेसेसिटीज से रिलेटेड स्कीम्स कौन सी हैं और उनके फीचर्स, अभी आपको एग्जांपल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले 2 घूंट पानी पी लें। और मेंस में क्या रेलेवेंस है इसकी, जीएस पेपर 1 में पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज में ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है, इसमें काफी ज्यादा आपको फोल्डर मिल जाएगा। अर्बनाइजेशन में काफी, अर्बनाइजेशन टॉपिक में काफी फोल्डर मिल जाएगा, इसमें वुमेन इश्यूज जैसे ओपन डेफिकेशन वगैरह, उसमें काफी ज्यादा फोल्डर मिल जाएगा। जीएस पेपर 2 पॉलिसी स्कीम्स डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पॉलिसी रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 2 में, डायरेक्ट पूछ लेगा सीधा सौभाग्य स्कीम के बारे में बताओ। ठीक है, अच्छा वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें करी हैं। ओके, और इंक्लूसिव ग्रोथ जीएस पेपर 3 में। तो ये है चैप्टर नंबर 10 का निचोड़। ठीक है, अभी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 है क्या। चैप्टर नंबर 10 में जैसे मैंने आपको बताया कि निचोड़ क्या है, दैट कांग्रेस गवर्नमेंट से ज्यादा रोटी कपड़ा मकान मोदी सरकार ने दिया। तो जैसा कि देख सकते हो सर, ये हमारे सिंह साहब, जिनको प्यार से हम एसएमएस बोलते हैं, सरदार मनमोहन सिंह, ये बोलते बहुत कम है। ठीक है, तो वो ये जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ सर ये रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे बेयर नेसेसिटीज नहीं थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट, भाइयों और बहनों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आप देख सकते हो ये रेड एरिया श्रिंक हो गया। तो देख सकते हो सर आप, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे यानी बेयर नेसेसिटीज सिर्फ सारी स्टेट्स को मिल गई, सिर्फ कुछ राज्यों को छोड़ के। तो भाई और बहनों समझ रहे हो आप मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है के सुब्रमण्यम, अगर इनकी गंदी सी शक्ल बिना दाढ़ी मूंछों की आपने देखी हो,
नहीं देखी तो देख सकते हो, छोटी सी नजर आ रही है। तो जैसे कि लिखा हुआ है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स फॉर इंडिया रूरल और अर्बन 2012 में, और मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी के आने के बाद 2018 में, ये अभी 2019 का बता रखा है कि किस तरह बेयर नेसेसिटीज जो इन राज्यों में नहीं थी वो आ चुकी है और सिर्फ कुछ राज्यों में रह गई। वो भी ये कह रहे हैं कि जल्दी हम बेयर नेसेसिटीज दे देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। तो भाइयों और बहनों, अगर इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन था आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप। हाँ, वो ये रहा। आपको अगर थोड़ा बहुत ही स्कीम्स वगैरह पढ़ी होंगी तो आप ये आंसर दे दोगे भाइयों और बहनों। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द करेक्ट पेयर, इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। पहला पेयर लिखा हुआ है सौभाग्य योजना, किससे रिलेटेड है? वो कह रहा है एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, पुअर फैमिलीज के लिए। ठीक है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है, पहला, दूसरा, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। सुमन प्रीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशंस मैम, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। नाइदर 1 नाइदर 2 ये होते हैं सर पढ़े लिखे बच्चे की पहचान। एक्चुअली में ये उल्टा लिखा हुआ है। जो सौभाग्य योजना है भाई और बहनों, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, बिजली से भैया। और ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला, ये भाई और बहनों एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। एलपीजी है ना, उल्टी पलटी होगी। ठीक है, उज्ज्वला घर उज्जवल होगा। आग, आग का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, जो आग का पर्यायवाची शब्द समझते हो, सिनोनिम जिसको बोलते हैं, यानी सिमिलर, सिमिलर शब्द पर्यायवाची शब्द होता है उज्ज्वला। उज्ज्वला आग का पर्यायवाची शब्द होता है उज्ज्वला। तो याद रखना, आग किससे जलेगी? एलपीजी सिलेंडर से जलेगी ना। तो उज्ज्वला योजना याद रखेंगे इससे। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, एक उजाला स्कीम भी है। वो किसके लिए है? वो एलईडी बल्ब्स के लिए है। आपको दिखा देता हूं मैं। आपने तो पेपर में मिक्स अप मत करना। ये देखो, उजाला स्कीम भी है एक। उजाला, उजाला किससे आएगा? लाइट से आएगा, लाइट से। ठीक है, तो ये है द उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज। मतलब इसमें स्कीम का निचोड़ बताता हूँ। अफोर्डेबल, सस्ती एलईडीज गवर्नमेंट ने बांटनी है यार सभी को। ठीक है, ताकि वो महंगी लाइटें ना लगाएं, और इससे बिल बिल भी कम आएगा, ऐसा कुछ कहना है इनका। द अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल वाज लॉन्च्ड इन 2015 में इंट्रोड्यूस की गई विद द टारगेट ऑफ रिप्लेसिंग 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैंप्स विद एलईडी बल्ब्स। मतलब जितने भी जो बल्ब हैं जिससे ज्यादा, क्या कहते हैं, बिल ज्यादा आता है, तो उनको रिप्लेस करना है किससे? एलईडी से करना है। ठीक है, टू नलीफाई द हाई कॉस्ट ऑफ एलईडीज दैट एक्टेड एज अ बैरियर प्रीवियसली इन अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम। इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। एंड दिस स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड टू सेट अप फेज वाइज एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके वहां पे भी एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी अगर आपको ध्यान हो तो, अक्रॉस द नेशन, पूरे इंडिया में, टू प्रोवाइड पीपल विद अफोर्डेबल एलईडी बल्ब्स। और ये सस्ते भी होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते। 8-8, 10-10 रुपए के बल्ब मिले थे, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अरे घरों में भी, इनफैक्ट घरों में हर जगह एलईडीज। ओके, तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ उजाला स्कीम की, उजाला स्कीम है एलईडीज के लिए, याद रखना। और उज्ज्वला, उज्ज्वला स्कीम किसके लिए है? उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उज्ज्वला का पर्यायवाची शब्द होता है आग। ठीक है, आग, आग माने आग को उज्ज्वला भी बोलते हैं। ओके, तो उज्ज्वल किससे होगा? आग से। क्या होगा? आग किससे जलेगी? गैस से जलेगी, एलपीजी गैस से। तो ये जैसे कि मैंने स्कीम लिखी हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने उसको मतलब किस तरह से निचोड़ में कैसे लिखना है। ठीक है, आप देखोगे, आपको एक छोटा सा डेमो बता देते हैं। सपोज करो आप कोई, देखो 4-5 चीजें होती हैं जिनसे रिलेटेड आपने स्कीम्स पढ़नी है। आप कहोगे कि सर इतनी सारी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी पढ़ें, कौन सी छोड़ें। देखो, सबसे पहले स्कीम पढ़नी है आपने औरतों के लिए, कि महिलाओं के लिए कोई स्कीम्स हैं। हाँ है, ठीक है। उसके बाद पढ़नी है
माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए। माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की? 5-6 स्कीम्स, 7-8 स्कीम्स पढ़ लो माइनॉरिटी सेक्शन के लिए। माइनॉरिटी सेक्शन पता है कितने हैं? कितने माइनॉरिटीज हैं हमारे इंडिया में? जल्दी से बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी इस बार। माइनॉरिटीज कितनी है इंडिया में? जल्दी से बताओ, बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी और तुम्हें कसम लगेगी भैया अगर गूगल पे टेप के बताया तो। जल्दी से बताओ, ऑप्शन दे देता हूँ, 2, 4, 5, 6। जल्दी बताओ, 2, 4, 5, 6, जल्दी बताओ। 4 गलत जवाब, 6 बिल्कुल सही जवाब। पाहुल प्रीत जी ये कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं, आरती जी जीत चुकी हैं, अमरजीत जीत चुकी हैं, सारा जीत चुकी हैं और बाकी टेप के 6-6 लिख रही हैं ताकि उनका नाम कंप्यूटर स्क्रीन पर आए। तो एनीवेज, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम आएगी, उसके 7-8 स्कीम, 7-8 भी वुमेन्स के लिए क्या किया गया है उनकी। माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, चाहे लिख लो आप साइड में अपनी नोटबुक में जो पकड़ी हुई है। डिसेबल्ड पर्सन यानी जो अब जिनको मोदी जी क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड पर्सन को क्या बोलते हैं यार? एक टर्म यूज की थी ना उन्होंने बड़ी, दिव्यांग, दिव्यांग बोलते हैं। ओके, डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग बोलो और ठीक है। अच्छा, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए ठीक है, यानी गरीबों वगैरह के लिए। अच्छा, उसके बाद आती है बेसिक नेसेसिटीज, जैसे हाउसिंग होगी। बेसिक नेसेसिटीज जो आपको अभी मैं बताऊंगा, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में जो 5 चीजें आती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी स्कीम है, जैसे आपकी हाउसिंग होगी, हाउस के लिए स्कीम्स आती हैं काफी सारी, दीनदयाल उज्ज्वला उज्ज्वला योजना, इस तरह से सैनिटेशन के लिए ओपन डेफिकेशन स्कीम, खुले में शौच ना जाए, देखी होगी आपने, ऐड देखी होगी, ठीक है। और भी मतलब इस तरह से बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो ये सब एरियाज हैं जिनसे रिलेटेड आपने स्कीम्स सर्च करनी है और 6-6, 7-7 स्कीम्स आपने लिखनी है। ओके, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि स्कीम आपने पूरा का पूरा दत्था लिखा होगा तो उसमें किस तरह से उसको छांट पीट के आपने उसको निचोड़ बना देना है। आपने उसका इस तरह से निचोड़ बनाना है, मसाला सा बना के इस तरह से, और ये होंठ के नीचे रख लेना है और पूरे दिन हल्का हल्का रस चूसते रहना है और बढ़िया वाला नशा रहेगा। आते जाते दोहराते रहोगे, आते जाते को थप्पड़ मारोगे कि भैया सौभाग्य स्कीम ये है। तो स्कीम थी सर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको, आप, मैं कसम से कह रहा हूँ, गूगल पे अभी सर्च मारो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आगे स्पेस डाल के लिख देना यूपीएससी, कोई भी साइट खोलोगे भैया, ये 5 लाइनों में किसी ने भी स्कीम नहीं कंप्लीट की हुई, सारों ने बड़े बड़े ग्रंथ छापे हुए हैं, ठीक है। आधों को तो देख के हार्ट अटैक आ जाएगा और आधों को पढ़ने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निचोड़ बताया जा रहा है सोफिया इंस्टीट्यूट की क्लास में, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ध्यान दीजिए। बिल्कुल निचोड़ बताया गया, बिल्कुल ध्यान से देखो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नाम पे पहले जाओ। स्कीम आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। उज्ज्वला जैसे ही वर्ड याद आया, उज्ज्वला किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का। आग किससे जलेगी भैया? गैस जलाओगे ना तभी घर में आग जलेगी, ठीक है ना। वो बात अलग है, महिलाएं घर में आग जलाने का भी काम, आग लगाने का भी काम करती हैं, लेकिन ये महिलाओं के रिलेटेड नहीं है, ये हमारी एलपीजी गैस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उज्ज्वला मने एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन देने हैं। तो एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन लेने हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आएगा। कॉमन सेंस की बात है। स्कीम कब लॉन्च हुई? 2016 में। ये कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी लिख दिया मैंने 2016। स्कीम में होना क्या है सर? एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। गैस भरवा के नहीं दी जाएगी, एलपीजी का कनेक्शन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? बीपीएल हाउस होल्ड को। बीपीएल हाउस होल्ड मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो आते हैं हाउस होल्ड, उनको। क्यों? बिकॉज ये 3 बिंदुएं डाली हुई हैं, इसका मतलब होता है बिकॉज। ये क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि वो बेचारे अनक्लीन फ्यूल यूज कर रहे थे, यानी कि वो गाय के गोबर के उपले नहीं होते, उपले, कई लोग उपलों से बनाते हैं रोटी या कोयले से बनाते हैं। आपके घर में भी गाँव के आसपास कभी देखा होगा आपने, लोगों के पास कोयले हैं, ठीक है। तो अभी वो चीज मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये अनक्लीन फ्यूल नहीं यूज करना। वो क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि भैया इससे एयर पोल्यूशन होता है। कॉमन सेंस है यार, इससे एयर पोल्यूशन होएगा, इल हेल्थ होएगी। आपने देखा होगा वो चौखे पे बैठी रहती हैं औरतें, खांसती भी रहती हैं, उधर से फुलके भी बना रही होती हैं, है ना, देखा होगा, कहीं मूवीज में भी देखा होगा और वैसे भी गाँव में देखा होगा।
तीसरा पॉइंट क्या है, बीपीएल हाउस होल्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो बीपीएल हाउस होल्ड कौन होना चाहिए, सबसे पहले वो अडल्ट होना चाहिए, और सबसे मेन चीज है वो औरत को मिलेगा कनेक्शन, औरत के नाम पे, डब्ल्यू माने वुमेन, और वो औरत अडल्ट होनी चाहिए। अडल्ट की क्या क्राइटेरिया, यानी उसकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इन डॉट मतलब इंडियन सिटीजन, ठीक है। इट इज नॉट बेनिफिशियल, और ये स्कीम उसके लिए है, वो बंदा किसी और स्कीम का, मतलब इससे रिलेटेड, सपोज एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड अगर और कोई स्कीम है, वो उसका बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, नॉट बेनिफिशियरी ऑफ सिमिलर स्कीम्स, ठीक है ना। ये थोड़ी कि आपने कोई और दूसरी स्कीम एलपीजी कनेक्शन वाली कर रखी है और इधर से आपने बीपीएल हाउस होल्ड का भी कर रहे हो, आपको माइनॉरिटी हो अगर आप, उससे भी आपने इस एलपीजी कनेक्शन ले रखा है, उस माइनॉरिटी से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है तो, और ये वाली से भी लेना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिर्फ 3 स्टेट्स ही अभी तक इनको कैरोसिन फ्री स्टेटस मिला है। कौन कौन सी है, एक तो पंजाब है और एक हरियाणा है, ठीक है, और तीसरी है आंध्र प्रदेश, जिसको कैरोसिन फ्री स्टेटस, कैरोसिन फ्री स्टेटस मतलब मिट्टी का तेल नहीं मिलता, अभी कैरोसिन नहीं मिलेगी आपको पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। यूटीज कौन सी है जिनको कैरोसिन फ्री स्टेटस मिला है, एक तो दिल्ली है, पुदुचेरी है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, वो तो होएगी होएगी, कॉमन सेंस यूज करना, पुदुचेरी है, ठीक है। ये सारी क्या कहते हैं, कोस्टल कोस्टल यूटीज हैं, ठीक है। तो इनमें तो वैसे ही ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो कॉमन सेंस है यार, इतना साफ सुथरा शहर है तो वहां तो कैरोसिन होएगी नहीं, और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये समझ आ गया उज्ज्वला योजना। तो इस तरह से पॉइंट्स में लिखना है। देखो मैंने कोई खिचड़ी नहीं पकाई, कोई पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन आई विल मेक श्योर दिस थिंग कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, स्कीम में, पर्टिकुलर योजना में। अभी बताओ इसमें कोई डाउट हो तो फिर आगे चलें। सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ डाउट हो तो, ना समझ आया हो तो बताओ, इससे आसान तरीके से नहीं करा सकता मैं आपको स्कीम। क्लियर है सभी सभी जवान, सभी भाइयों और बहनों को क्लियर है, क्लियर है पक्का। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक उज्ज्वला है, एक उजाला है, मतलब स्कीम में ना दिमाग में घुसा लो भैया, कोई सोते उठ के भी मम्मी ऐसे हिला देना, भैया उज्ज्वला, हाँ एलपीजी कनेक्शन, इस तरह मतलब मुंह से निकलना चाहिए, समझ रहे हो, उस लेवल की गंदे वाली तैयारी करनी है तुमने। ये नहीं कि उज्ज्वला आ गया पेपर में, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, उधर उसको चूंटियां मार रहे हैं अगले वाले को कि भाई ये उज्ज्वला उज्ज्वला क्या है, ये उजाला उजाला तो नहीं दे रही मोदी गवर्नमेंट, और उजाला से ये एलईडी स्कीम है, कहीं वो सोच रहे हो उजाला आता था वो कपड़े धोने वाला, नीले रंग की बूंदे होती थी उसमें, कि मोदी गवर्नमेंट उजाला बांट रही है सभी को, ठीक है। इस तरह के टुच्चे लॉजिक मत यूज करना, क्लासें अगर लगाई हैं तो उसका यूटिलाइज भी करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है सौभाग्य स्कीम, जो कि अभी क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है, सौभाग्य स्कीम भैया अभी आपको बताया मैंने, ये किससे रिलेटेड है, ये है सर आपके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उज्ज्वला योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आई, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, MOPNG, ठीक है। तो सौभाग्य स्कीम बिजली से रिलेटेड है, तो बिजली विभाग का कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है, उस डिपार्टमेंट का नाम है सर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC, याद रखना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, याद रखना, आर के बाद एस आता है, सौभाग्य स्कीम आर के बाद एस आता है, आर माने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। कब हुई स्कीम लॉन्च, 2017 में, ठीक है। इस स्कीम का एम क्या है, एम, इसका एम है भैया यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान में सभी घर जितने हैं उनको बिजली का कनेक्शन देना है, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल पार्ट्स। बिजली फ्री नहीं दे रहे, फ्री बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, ये देखो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली फ्री में नहीं दे रहे केजरीवाल की तरह, ठीक है, याद रखना। इस पूरी स्कीम का नाम पूरा क्या है, सौभाग्य स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, नाम से क्लियर है ना। अगर पेपर में आपको बिजली हर घर योजना दे देते तब तो आप
इजीली बता देते कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। लेकिन उन हरामखोरों ने क्या किया है, उन हरामखोरों ने स्कीम चली है। उन्होंने स्कीम क्या चली है, आपको लिख दिए सौभाग्य। आप सोचोगे कि सौभाग्य क्या होगा, कि भैया सबके खाते में 15-15 हजार देंगे मोदी जी। नहीं भैया, सौभाग्य है किस चीज का, कि हर घर में बिजली आएगी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल हाउसहोल्ड्स अंडर SECC डाटा, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा है 2011 का, यानी जो पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर जाती हैं, उनका अलग से एक डाटा बना था 2011 में। उसके अकॉर्डिंग रूरल हाउसहोल्ड को और अर्बन हाउसहोल्ड को, और यहाँ पे अब मुद्दे की चीज क्या है, रूरल हाउसहोल्ड में आपकी दोनों फैमिलीज आएंगी, यानी अबव पॉवर्टी लाइन वाली भी और पुअर फैमिलीज यानी बिलो पॉवर्टी लाइंस वाली भी। लेकिन अर्बन हाउसहोल्ड में सिर्फ पुअर फैमिलीज आएंगी। ठीक है, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन वाली नहीं आएगी, यानी जो फैमिलीज अर्बन एरिया में गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो वाली नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज में अबव पॉवर्टी लाइन वाली भी और पुअर फैमिलीज दोनों आएंगी। अर्बन हाउसहोल्ड वालों में सिर्फ पुअर फैमिलीज आएंगी। ठीक है, एंड इफ अगर सपोज करो कोई बंदा छूट जाता है जो इस डाटा में जिसका नाम नहीं आया, जैसे कि लिखा हुआ है, इफ समवन हु इज नॉट कवर्ड अंडर SEC लिस्ट, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लिस्ट जो है 2011 की, उसमें कोई बंदा नहीं कवर होता तो गवर्नमेंट उसको 500 रुपए हर महीने देगी कि वो बिजली का मतलब कनेक्शन लगा ले। 500 रुपए जो भी वहां पे डिस्कॉम्स हैं, जो भी मतलब प्राइवेट पब्लिक जोन जोन से भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग है, डिस्कॉम माने विभाग, बिजली विभाग जोन से होते हैं, उसको हर 10 इंस्टॉलमेंट देगी 500-500 रुपए की। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, कि भैया तू अपना कनेक्शन लगवा ले। ठीक है, किन बंदों को देगी, जो कि SEC लिस्ट में कवर नहीं हुए। ठीक है, और ये कहाँ पे लगेंगे, और हाँ, और सपोज करो कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे बिजली का टावर नहीं लगा हुआ, आपके कहीं गांव में भी देखा होगा आपने, जहाँ पे बिजली के टावर नहीं लगे होते, तो उन जगह पे कैसे बिजली पहुंचाई जाएगी, उन जगह पे जैसे कि कह रहा है, फॉर रिमोट एंड inaccessible villages there is a provision for सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स आजकल लोगों ने घरों में लगवाए होते हैं ताकि बिजली के बिल से बच जाए। 1-1.5 लाख रुपए का लगता है ये सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। अगर आपको बड़ा घर है, ये आपको दिखा देता हूँ, शायद पिक्चर भी डाली हो मैंने, डालनी भूल गया यार मैं, डालनी भूल गया। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल गूगल पे सर्च मार लेना आप। ठीक है, तो रिमोट और अनएसेसिबल विलेजेस हैं, वहां पे सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये स्कीम नॉन पुअर अर्बन हाउसहोल्ड के लिए नहीं है, याद रखना। जैसे मैंने बताया ना, अर्बन हाउसहोल्ड में सिर्फ पुअर फैमिलीज, यानी जो शहर है वहां पे आपके क्या कहते हैं, सिर्फ पुअर फैमिलीज ही कवर होंगी, नॉन पुअर अर्बन हाउसहोल्ड कवर नहीं होंगे। तो ये थी इसकी हाइलाइट्स। ठीक है, आपको अगर लगा हो कि मैंने ज्यादा कराया तो आप भैया या कम कराया या ज्यादा कराया, तो आप उस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, जैसे यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे आप जाओ, सर्च बॉक्स में सौभाग्य स्कीम लिखो, आगे स्पेस डाल के UPSC लिखो। उन्होंने भैया इतने बड़े बड़े पैराग्राफ भर रखे हैं। तो मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है और पढ़ने का दिल भी नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद ये है कि पूरी कहानी को जितना छोटा हो सके उतना करके आपको बता दिया जाए, आपके सामने पेश कर दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी हम मैक्सिमम स्कीम्स कवर कर लें। तो जिस बच्चे को ये स्कीम में दोनों ना समझ आई हो तो बताओ, तो फिर हम आगे चलें अपने चैप्टर नंबर 10 बेयर इंडेक्स की तरफ। तो ये समझ आ गया। अब सौभाग्य स्कीम किसके लिए है? सौभाग्य है हमारा कि बिजली लगानी है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज फॉर LPG। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ। आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। बताओ भैया, लेक्चर लगा के कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो सेम ज्ञान हम कल भी आपको देंगे, बढ़िया वाला। और कोशिश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे हमारा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी हम प्रीलिम्स में उत्तीर्ण हो और IAS बने, IPS बने, और जल्दी से जल्दी भाई और बहनों के पास जाएं, हम मोदी जी के पास जाएं। ठीक है, फोटो खींचें, अपने रिश्तेदारों को जलाएं, फुकाएं। ठीक है, बहुत मेरे को अच्छा लगता है कुछ ना सक्सेस हो और लोग जलें, है ना। मतलब हमने जलाना नहीं है, वो तुम सक्सेस हो जाओगे ना, लोग अपने आप जलना शुरू करेंगे।
और उसका अलग ही मजा आता है, अलग ही ठंडक मिलती है शरीर को, कभी नोट करना, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुल बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, और रिश्तेदारों को हमने नहीं जलाना, वो अपने आप जलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है पढ़ाई करो दबा के, ठीक है, ताकि लोग आपसे प्रेरणा लें, और जिनको प्रेरणा लेनी है वो प्रेरणा लेंगे, जिनको जलना है वो जलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, इसी चेहरे के साथ, इसी हेयर स्टाइल के साथ, कुछ नई बातें लेके, कुछ नई स्कीम्स लेके, ठीक है। सो हाँ, पीडीएफ मैं अभी भेज रहा हूँ देवी जी, टेंशन मत लीजिए। हाँ, रेगिस्तान में ठंडे पानी जैसी ठंडक, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, हैव फन।